Hello students, welcome to CEC Paris Academy. This side your Apurva sir. Welcome you to our newspaper analysis session. Today's date is 25th of June 2025. So let's start with our analysis. But before that, अगर आपको इस analysis का PDF चाहिए तो हर रोज़ इस analysis का PDF after it is gets uploaded in our Telegram channel that is @CSCP underscore Assam. तो आप उसको ज़रूर join कीजिए to get the PDF. So there is another new announcement from CSCP IAS Academy that you are aware about the APSC's forest ranger recruitment. The recruitment drive has started, notifications are out. So where you will see a total of 50 vacancies. So CSCP IAS Academy has launched the new crash course batch for the APSC forest ranger recruitment. सो जहाँ पर आपको कराया जाएगा द इंग्लिश पार्ट विल बी कवर्ड हॉलिस्टिकली, जहाँ पर एसे प्रेसी राइटिंग एट्सेट्रा वो कराया जाएगा, जीके का भाग कराया जाएगा, और जो ऑप्शनल है ऑप्शनल में हम फॉरेस्ट्री कराने वाले हैं. तो जो आप सोच रहे हो कि ऑप्शनल फॉरेस्ट्री लेंगे तो आप CSCP IAS अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं. और एनवायरनमेंट क्लाइमेट्स फॉरेस्ट स्पेसिफिक टू असम सेपरेटली किया जाएगा एंड यू विल बी अपडेटेड विद आवर करंट अफेयर्स विद द करंट अफेयर्स मैगजीन्स दैट इज़ द CNA मैगजीन्स. ऑलराइट, सो अधिक जानकारी जानने के लिए आप लोग हमें इस नंबर पे कॉल कीजिए. So let's see what are the topics that today we'll be discussing. It is number 1 is emergency 1975. So let's start with it. So why is it in news? Because today emergency has completed 50 years. Emergency was imposed on 25th of June 1975. तो वहाँ से आज तक वो उसने कंप्लीट किया है a long 50 years. तो इमरजेंसी जो है वो आपके सिलेबस का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण एक भाग है, जो कि प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो इवेंट के वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं. सो जो इमरजेंसी पीरियड है उसको इंडिया में एक डार्क चैप्टर इन इंडियाज़ पॉलिटिकल हिस्ट्री डिस्कस बोला जाता है. सो इफ़ यू सी सम डिटेल्स की इमरजेंसी वॉज इम्पोज्ड ऑन June 25, 1975 by the then Prime Minister Indira Gandhi, okay, which actually it is said that it ruptured the democratic structure of the independent India, that it had an hit on the democratic structure of India. All right, जो जहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ वहाँ हुआ था that it declared under आर्टिकल 352 जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है इमरजेंसी का, को आर्टिकल 352 में लिखा गया है कि अगर कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया जा सकता है. और वो इमरजेंसी जो था वो बहुत ही लंबा चला था अंटिल March 21, 1977, जहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता, हमें देखने को मिला था अबाउट द अरेस्ट ऑफ मेनी लीडर्स, जहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच को सप्रेस कर दिया गया, जहाँ पर आपके प्रॉपर्टीज़ जो थे, उन लीडर्स के जो प्रॉपर्टीज़ है उनको सीज़ कर दिया गया था. सो विदाउट हैविंग एनी ट्रायल. ऑल राइट, सो लेट्स सी सम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, जैसे कि आर्टिकल 352. आर्टिकल 352 क्या कहता है, देखिए प्रीलिम्स में आ सकता है आपको, कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस, ये था पहला. तो बाद में इस चीज़ को चेंज किया गया था, हम अमेंडमेंट देखेंगे बाद में. फिर आर्टिकल 359 सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, इन दोनों टूल को यूज़ करके इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था. उसके साथ 1971 में एक एक्ट पास किया गया था जिसका नाम है MISA, मिसा. फुल फॉर्म ऑफ मिसा स्टैंड्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट. तो ये जो लॉ है मिसा एक्ट जो है वो एक कंट्रोवर्शियल लॉ है. क्यों कंट्रोवर्शियल है? क्योंकि इस लॉ ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये परमिशन, ये पावर दे दिया गया था, और टू द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को, जो इंडिया के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ थे, उनको ये पावर दे दिया गया था कि किसी भी इंसान को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है टू द इनडेफिनिट पीरियड
सर्च एंड सीजर ऑफ देयर प्रॉपर्टी विदाउट एनी ट्रायल। तो ये जो चीज़ होगा प्रॉपर्टी सीजर, अरेस्ट ऑफ लीडर, दैट विल बी विदाउट एनी ट्रायल। तो कोर्ट में कोई ट्रायल के बिना इनके जो फंडामेंटल राइट्स है वो छीन लिया जाएगा, और वो ही हुआ था ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो इन सब चीज़ों की वजह से इमरजेंसी को एक डार्क चैप्टर इन इंडियाज़ पॉलिटिकल हिस्ट्री कहा जाता है। नाउ लेट्स लुक इनटू द की अमेंडमेंट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो फर्स्ट इज़ योर 39th अमेंडमेंट 1975। तो 1975 में जो इमरजेंसी के टाइम जो अमेंडमेंट आया था वो उसने क्या किया कि उसने इट प्लेस्ड प्राइम मिनिस्टर्स इलेक्शन बियॉन्ड जुडिशियल स्क्रूटिनी। प्राइम मिनिस्टर्स इलेक्शन बियॉन्ड जुडिशियल स्क्रूटिनी, कि जुडिशियल स्क्रूटिनी जो हमारे जुडिशरी है उसके परव्यू से उसको निकाल दिया गया था। ऑल्सो इट ऑल्सो नलिफाइड द इलाहाबाद कोर्ट वर्डिक्ट एज वेल। एंड व्हाट इज़ द 42nd amendment of 1976, which is also referred to as the mini constitution? It curtailed the judicial review, जो ऊपर मैंने आपको बोला judicial review को उसने curtail कर दिया। Then it enhanced the power of parliament for constitutional amendments। जो ऊपर का जो ये हुआ था उसको बाद में क्या कर दिया, फिर से चेंज कर दिया गया था। एंड इट गिव एनहेंस्ड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। उसके साथ और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि इसी अमेंडमेंट में सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड को प्रियम्बल में इंसर्ट किया गया था। सबसे इम्पैक्ट क्या पड़ा था, दैट जुडिशरी वो उसका जो इंडिपेंडेंस था, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। सो यहाँ पर हम थोड़े से इम्प्लीकेशंस लिखेंगे कि जो जुडिशरी का पावर था या फिर जुडिशरी का इम्पोर्टेंस कॉम्प्रोमाइज्ड योर इंडिपेंडेंस। देन पार्लियामेंट के पास ज़्यादा पावर चला गया था बाय द 39th and 42nd एक्ट। मीडिया जो मीडिया था इट वाज अंडर सीवियर सेंसरशिप, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन था। ओके, द फ्रीडम ऑफ प्रेस जो कि है मीडिया का, द फ्रीडम ऑफ प्रेस वाज क्रिपल्ड, दैट वॉज स्कैटर्ड बाय द गवर्नमेंट, कि मीडिया जो चाहे वो पब्लिश नहीं कर सकता है। द मीडिया कुड नॉट पब्लिश एनीथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ऑल राइट, सो अंडर दिस इमरजेंसी पीरियड ओवर 1 lakh पीपल वर डिटेन्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज। ओके, जैसे कि की लीडर्स लाइक योर अटल बिहारी वाजपेयी, देन लाल कृष्ण आडवाणी जी, उन लोगों को, देन जेपी कृपलानी, उन लोगों को विदाउट एनी ट्रायल जेल में भर दिया गया था। ऑल राइट, सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट इमरजेंसी के बाद कॉन्स्टिट्यूशंस में और क्या क्या चेंजेस आए। सो प्लीज़ डू कमेंट इन दिस वीडियो कि आफ्टर इमरजेंसी उसको कर्टेल कैसे किया गया, या फिर इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आफ्टर इमरजेंसी वो क्या क्या था, वो हमें प्लीज़ कमेंट में बताइए। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज़ जेंडर इक्विटी इन अर्बन ब्यूरोक्रेसी। तो ये जो न्यूज़ है ये एक आर्टिकल से लिया है, द नीड फॉर जेंडर इक्विटी इन अर्बन bureaucracy. Now what do we mean by gender equity? We are not here talking about gender equality. So equality मतलब कि सबके लिए समान। इक्विटी का मतलब है जिसको ज़रूरत ज़्यादा है उसको ज़्यादा देना, और जिसको ज़रूरत कम है तो उसको थोड़ा कम देना, दैट इज़ नोन एज इक्विटी। सो हियर द आर्टिकल इज़ अबाउट द रोल ऑफ जेंडर इक्विटी इन द अर्बन ब्यूरोक्रेसी। तो अर्बन ब्यूरोक्रेसी का मतलब जो है, जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सरकारी काम होते हैं, दैट इज़ द अर्बन ब्यूरोक्रेसी।
तो जैसे कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है आज के डेट में, क्योंकि हम अगर इंडिया को अगर नोटिस करते दैट इंडिया इज़ गोइंग थ्रू रैपिड अर्बनाइजेशन, ऑल राइट, जो कि ये देखा जाता है दैट इंडिया बाय 2050 अराउंड 800 मिलियन people will live in cities. Around 800 million people will live in cities. So that is the space of urbanization of India. So urbanization जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगे. तो इससे पहले वुमेन रिजर्वेशन के बारे में अगर हम देखते हैं तो इफ़ वी सी द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, so what we see that the amendment gave reservation to the local bodies, but their representation in the urban bureaucracy, it remains underrepresented. That is the article all about. Now let's see why gender equity in urban bureaucracy matters. तो ये मैटर क्यों करता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप स्ट्रक्चरल डिस्पैरिटी को अगर देखते हो कि 2022 के हिसाब से इंडिया में जितने IAS ऑफिसर्स हैं उनमें से सिर्फ 20% ही वुमेन है, और इन पुलिसिंग मतलब पुलिस सर्विस में वो फिगर ड्रॉप हुआ है अप टू 11.7%. एंड रेलीगेटेड टू डेस्क जॉब, रेलीगेटेड का मतलब होता है किसी के पोजीशन को नीचे कर देना. इसका मीनिंग है टू पोजीशन समवन लोअर. तो वुमेन के पोजीशन को पुलिसिंग से लेकर ज़्यादातर डेस्क जॉब्स में उनको बिठा दिया जाता है, तो टू लोअर देयर पोजीशन. तो इसी के वजह से वुमेन का अर्बन प्लानिंग में, अर्बन प्लानिंग हो, ट्रांसपोर्ट हो, इंजीनियरिंग हो या फिर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो उनमें उनका जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज़ वेरी लेस. So the next is your gendered urban experience. Now what is it कि women ये जो different cities में differently interact करते हैं. women they interact with cities differently. कैसे? जैसे कि मान लीजिए they are more reliant on public transport. cities में वो public transport में ज़्यादा reliant है. एंड नेबरहुड इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके अड़ोस पड़ोस में कैसा क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है. नेक्स्ट इज देयर इज़ अ ग्रेटर नीड ऑफ सेफ्टी इन अर्बन एरियाज, सैनिटेशन इश्यूज टू बी एड्रेस इन अर्बन एरियाज. जो हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर को एड्रेस करना है, और जो आपके जो भी केयर गिविंग सपोर्ट है उनको भी देखना होगा. So what are the missed opportunities in governance? So studies that shows women officials emphasize public health, sanitation, water access, safety, and participatory empathetic law enforcement. उन चीज़ में वुमेन ज़्यादा फोकस करते हैं. बट जो रियलिटी में जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नेंस है, उनमें जो रिप्रेजेंटेशन कम है, उसके लिए वुमेन का जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा कम दिखाई मिलता है. All right. So next, for that, what is the tool? There is a tool known as gender responsive budgeting. Now, what is this? What do we mean by gender responsive budgeting? कि by meaning it goes, GRB integrates gender consideration into all stages of budgeting. जैसे कि planning, allocation, implementation and evaluation. चाहे वो government budgeting हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के बजटिंग हो, और एट एनी लेवल, या फिर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का भी अगर बजटिंग हो, उनमें जेंडर मतलब वुमेन को हर एक स्टेज में पार्टिसिपेट करवाना इज़ नोन एज जेंडर रेस्पॉन्सिव बजटिंग. ठीक है. तो इंडिया ने जो ये GRB लॉन्च किया था, इट वाज इन द ईयर 2005-2006, और उसमें दिल्ली, तमिलनाडु, केरला जैसे स्टेट्स उन्होंने बहुत ही अच्छा किया है. जैसे कि कुछ वुमेन ओनली बसेस, स्ट्रीट लाइटिंग, GRB अक्रॉस 64 डिपार्टमेंट्स, कम्युनिटी ड्रिवन जेंडर प्लानिंग, ये सब वहाँ पर हुए हैं. ऑलराइट. नाउ इफ़ यू गो फॉर थिंकिंग अबाउट दिस टॉपिक कि इस टॉपिक से हमारे मेंस में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, मेंस में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. जैसे से फॉर एग्जांपल इसी पर्टिकुलर न्यूज़ से मैं अगर ये वाला क्वेश्चन बना दूँ आप लोगों को, जैसे डिस्कस
how gender based structural barriers in urban planning and administration hinder inclusive development in इंडियन सिटीज़। ऑलराइट, तो ऐसे अगर क्वेश्चन हो तो यहाँ पर जो जो पॉइंट्स न्यूज़ में दिया गया है तो आप इसमें ऐड कर सकते हो, पर यहाँ पर कैसे करना है ना, हाउ, तो यहाँ पर आपको वे फॉरवर्ड आपको डिस्कस करना होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर करना चाहते हो एंड इफ़ यू वांट टू गेट इट चेक, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो। तो लेट मी गिव यू माई ईमेल, दैट इज़ यू कैन राइट मी एट educator.apurva@gmail.com। ठीक है, educator.apurva@gmail.com। यहाँ पर आप मुझे आपके आंसर्स भी मेल कर सकते हैं एंड आई विल गिव यू द फीडबैक। नेक्स्ट इज़ अबाउट गोदावरी वाटर डिस्प्यूट। सो इंडिया में वाटर डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा है, तो अभी एक नया वाटर डिस्प्यूट जो आया है वो गोदावरी के पानी को लेकर। ठीक है, सो द कंट्रोवर्सी इज़ अबाउट द पोलावरम बनाकर चेला लिंक प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर अगर आप मैप देख सकते हो, इट इज़ द गोदावरी रिवर। तो इस गोदावरी रिवर में तो यहाँ पर एक लिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, जहाँ पर ज़्यादा पानी अराउंड 200 TMC फीट ऑफ गोदावरी वाटर टू बी डाइवर्टेड टू द कृष्णा रिवर। ठीक है, क्योंकि जो रायलसीमा है जो कि आंध्रा में है, तो उसमें जो ड्रॉट कंडीशंस है उसको एड्रेस करने के लिए। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट ने 8,000 करोड़ विथ 50% फंडिंग सेंटर देगा, तो वो प्रॉमिस हुआ है, तो उसको लेकर एक डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ है। तो इसमें तेलंगाना जो है, तेलंगाना ने ये एलिगेशन लगाया है दैट दिस इज़ अ वायलेशन ऑफ इट्स रिपेरियन राइट्स एट द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014। तो अभी यहाँ पर आपको एक टर्म मिल रहा होगा, रिपेरियन राइट्स। तो रिपेरियन राइट्स का मतलब क्या है? दीज आर द राइट्स ऑफ अ स्टेट विच आर द लीगल राइट्स, जिससे ये डिटरमाइन होता है कि विच रिवर फ्लोज टू एक्सेस एंड यूटिलाइज वाटर। तो कौन से रिवर से कितना पानी कैसे यूटिलाइज किया जाएगा बाय द स्टेट्स, वो है रिपेरियन राइट्स। तो जो रिपेरियन राइट्स दिया गया था तेलंगाना और आंध्रा को बाय द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014, मतलब जिस एक्ट से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हुआ था, ठीक है, उसमें ये राइट दिया गया था, पर ये जो लिंकिंग प्रोजेक्ट है वो इस एक्ट को वायलेट करता है। तो इट इज़ द इशू। ठीक है, सो इश्यूज़ क्या है हम थोड़े से डिटेल में हम ज़रूर देखेंगे। जैसे कि द फर्स्ट इज़ अबाउट द रिपेरियन डिस्प्यूट ओनली। तो जैसे कि तेलंगाना हैज़ क्लेम दैट प्रोजेक्ट अंडरमाइंस द राइटफुल शेयर इन गोदावरी वाटर्स, कि तेलंगाना को गोदावरी की पानी जितना मिलना चाहिए था उससे अभी कम मिलने वाला है ड्यू टू द डाइवर्शन ऑफ वाटर इनटू द कृष्णा। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश ने जो आर्ग्यू किया है, इट इज़ फॉर सरप्लस यूटिलाइजेशन टू प्रिवेंट डिस्चार्ज इनटू द सी। तो मतलब कि ज़्यादा पानी सी में डिस्चार्ज होने से बेहतर है अगर आंध्र प्रदेश उसको अपने इश्यूज़ के लिए अगर यूज़ करे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, रैदर उन पानी को आप जस्ट नॉर्मली कहाँ समंदर में बह जाने दो। ये है आंध्र प्रदेश का स्टेटमेंट। तेलंगाना's borrowing limit curtailed FRBM citing कालेश्वरम प्रोजेक्ट, आंध्रा gets relaxation for new borrowing। कालेश्वरम प्रोजेक्ट कहाँ है? ये तेलंगाना में ही है, वो भी गोदावरी रिवर के ऊपर है। याद रखिए, ये एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ये भी गोदावरी रिवर के ऊपर है एंड इट इज़ अ लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। इट इज़ अ लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, याद रखिए। तो ये जो बोरोइंग लिमिट है उसको कर्टेल किया गया था बाई अंडर द कालेश्वरम, बट आंध्रा को इसमें अभी नया बोरोइंग लिमिट मिला है। तो आई होप आप इसको समझे हो कि कैसा एक ट्विस्ट है ये। अभी भी रिसेंटली कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच भी ये हो चुका है कि तेलंगाना को FRBM एक्ट से उसको बोरोइंग में कर्टेल किया गया था कि बोरोइंग आप नहीं कर सकते हो इन द कालेश्वरम प्रोजेक्ट, पर आंध्र प्रदेश को वो वाला रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया है। सो दैट इज़ द मेन इशू। ठीक है, सो
तो यहाँ पर पॉलिटिकली मोटिवेटेड कुछ चीज़ें लग रहा है। फाइन, तो दीज आर सम की इशूज़ दैट हैज़ बीन एड्रेस्ड इन द आर्टिकल, तो आप ज़रूर इसको देख लीजिए। नेक्स्ट, अनदर सोशल इशू हियर इज सेफ ड्रिंकिंग वाटर अ चैलेंज। तो आज एक आर्टिकल आया है दैट एक्सेस टू, हिंदू में आया है, एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर अ ग्लोबल चैलेंज। तो लेट्स सी व्हाट आर द चैलेंजेस है। देखिए, द चैलेंजेस आर कि जो ड्रिंकिंग वाटर है इट इज़ वेरी अनहेल्दी, क्योंकि देखा जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा डायरियल केसेस है, जैसे कोलेरा, डिसेंट्री, हेपेटाइटिस ए, ई एंड पोलियो, वायरल इन्फेक्शंस भी अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर की वजह से हो रहे हैं। तो दैट मस्ट बी एड्रेस्ड एट एनी कॉस्ट। इट हैज़ अ डायरेक्ट लिंक टू मेलन्यूट्रिशन, पर्टिकुलरली इन चिल्ड्रन, जहाँ पर 50% ऑफ चाइल्ड डेथ आर एसोसिएटेड विद मेल न्यूट्रिशन एंड वाटर बोर्न इलनेस। ठीक है, ये शायद हम कुछ एडवांटेजेस प्लेसेस में अगर है तो शायद हमें पता नहीं चलेगा, पर हाँ, इंडिया में दिस इज़ अ वेरी भयंकर इशू एंड दिस बर्डन फॉल्स डिसप्रोपोर्शनेटली ऑन लो इनकम कंट्रीज़। तो ये लो इनकम कंट्रीज़ के ऊपर और इंडिया जैसे मिड इनकम कंट्रीज़ के ऊपर भी इफेक्टेड है। सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, जैसे कि वुमेन एंड चिल्ड्रन स्पेंड आवर्स डेली कलेक्टिंग वाटर, कि घर में पानी की कमी है, एक वाटर एक्सेसिबिलिटी नहीं है, इसलिए दूर से पानी कहीं से भी लाना होता है। दैट रिक्वायर्स सो मच ऑफ टाइम एंड एफोर्ट, जो बच्चों के एडुकेशन को इफेक्ट करता है, जेंडर इक्विटी को इफेक्ट करता है एंड अल्टीमेटली ह्यूमन के जो प्रोडक्टिविटी है उसको इफेक्ट करता है। ऑल राइट, और इन सब के वजह से जैसे कि जो हाउस होल्ड है वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को खोते हैं, फिजिकल डेंजर लगा हुआ है कि पानी इतना भारी, पानी का अगर वो जो बाल्टी हो या फिर जो भी हो उससे अगर लाना जाए तो वो एक फिजिकल डेंजर, एक कंसर्न है। एंड ऑल्सो देयर इज़ अ डिग्निटी कंसर्न स्पेशली फॉर द वुमेन। तो वुमेन आज हम अगर वर्ल्ड में वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर कुछ कंसर्न्स ऑब्वियसली होगा, क्योंकि अगर वुमेन बाहर पानी लाने के लिए जा रही है तो उनका एम्पावरमेंट कैसे होगा, जो इंडिया में एक टाइम पे बहुत ही बड़ा चैलेंज था। आज के डेट में फॉर्चुनेटली वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर हुआ है बाय द इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। ऑल राइट, सो जैसे कि हमारे इंडिया में जो अभी जो स्कीम चल रहा है दैट इज़ द जल जीवन मिशन, दैट wants to eradicate all this problem at one go. Okay, so these are the infrastructure and governance challenges along with environmental and resource constraint. So these are the some important points that is there in the PDF. तो please आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिए. Next and the last news for today is PGI 2.0. PGI मतलब परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स. ये हमने पिछले लास्ट कुछ CNAs में भी डिस्कस किया था अबाउट PGI, और असम का भी डेटा हमने डिस्कस किया था. चलिए फिर से एक बार हम उसको देख लेते हैं. परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि स्कूल एजुकेशन को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को या पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को एसेस करेंगे और वो पॉइंट्स देंगे. ऑलराइट, PGI 2.0 उसने पुराने PGI को रिप्लेस किया है और वो अभी फोकस ज़्यादा देंगे लर्निंग आउटकम्स को, इक्विटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस प्रोसेस को. तो देयर आर सम की डोमेन्स दैट आर आइडेंटिफाइड हियर, जैसे कि लर्निंग आउटकम एंड क्वालिटी, एक्सेस टू एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़, इक्विटी, गवर्नेंस प्रोसेस, टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. यहाँ पर है आसाम का स्कोर, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है, आप यहाँ पर देख लीजिए. आसाम स्कोर्स वेरी लो, बट मेघालय से थोड़ा बेहतर है, बट लो रैंक्ड स्टेट ही आप बोल सकते हैं. तो क्या इश्यूज आइडेंटिफाई हुआ है अभी इंडिया के या फिर आसाम के स्कूलों में, जैसे कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आने के बावजूद भी स्कूल का जो एजुकेशन आउटकम है या फिर स्कूल का जो एजुकेशन क्वालिटी है वो अभी भी पोर है. कैसे पता चलता है, जैसे कि देयर आर वेरी हाई ड्रॉप आउट रेट, कि बच्चे स्कूल में एडमिशन तो लेते हैं, अटेंडेंस कम है और बीच में वो स्कूल छोड़ देते हैं, स्पेशली एट द सेकेंडरी लेवल. देन देयर आर ऑल्सो सम सेकेंडरी बैरियर्स टू इट, जैसे कि पोर टीचिंग क्वालिटी. ऑलराइट, द सोशियो इकोनॉमिक बैरियर्स, पोर टीचिंग क्वालिटी, लैक ऑफ स्टूडेंट मोटिवेशन, कि स्कूल जाएंगे पढ़ेंगे उसका वो मोटिवेशन नहीं है, बिकॉज वन ऑफ द मेन रीजन इज द पोर टीचिंग क्वालिटी विच इज़ वेरी आउटडेटेड. कि नाउ इज इकोनॉमी एंड सोसाइटी हैज़ चेंज बट द टीचिंग टेक्निक्स आर स्टिल एट बैक. टीचर आर अंडर ट्रेन, कि जो नए मॉडर्न टीचर्स वो एनरोल या फिर उनकी इंडक्शन ट्रेनिंग हुआ ही नहीं है. दे आर इल प्रिपेयर्ड फॉर क्लासरूम चैलेंजेस. देन देयर आर ऑल्सो फ्रीक्वेंट डाइवर्शन ऑफ टीचर्स फॉर नॉन एकेडमिक ड्यूटीज़, कि टीचर्स को नॉन एकेडमिक ड्यूटीज़ को ज़्यादातर क्या कर दिया जाता है, उनको लगा दिया जाता है, जैसे कि सेंसस के कामों में,
इलेक्शंस के कामों में, तो इन सब में ज़्यादा एंगेज कर दिया जाता है हमारे इंडियन स्कूल के टीचर्स को। तो दिस आर द इश्यूज़, दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मेंस ओनली। तो आप यहाँ से देखिए, टॉपिक को लेकर आप सोचिए। जैसे अगर हम यहाँ पर अगर देखते हैं कि क्वेश्चंस मेंस से आ सकते हैं अबाउट डिजिटल डिवाइड, कि डिजिटल डिवाइड कैसे परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स को इफेक्ट करता है। तो देयर इज़ एन इंटरलिंकिंग। तो एजुकेशनल इक्विटी अक्रॉस स्टेट्स वो कैसा होना चाहिए, इसको लेके आप कमेंट कीजिए, उसका वे फॉरवर्ड आप दीजिए। तो उन सब चीज़ों को आपको हर एक डायमेंशन से सोचना होगा, ठीक है। और अगर आपको इफ़ यू थिंक यू नीड सपोर्ट फ्रॉम CSE PAS Academy स्टूडेंट्स, तो डोंट फॉरगेट टू रीच अस। तो यहाँ पर हमारे कोर्सेस है, फाउंडेशन कोर्सेज भी है, हमारे यहाँ क्रैश कोर्सेज भी है फॉर मेंस एंड डिफरेंट अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी, पर्टिकुलरली पेपर्स के लिए भी क्रैश कोर्सेस है। और या फिर आपको अगर हमारे CSE PAS Academy के स्टडी मटेरियल्स दैट इज स्मार्ट बुक्स चाहिए, तो आप हमारे स्मार्ट बुक्स को भी अपने लिए बुक कर सकते हैं बाय कॉलिंग इन दिस नंबर। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। टिल देन टेक केयर।